महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक जानकारी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप कॉमिक्स के शौकीन हैं और आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है और चाहते हैं कि आज भी कॉमिक्स पढ़ने का मजा ले, या फिर आपके घर में कोई बच्चा है जो कॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है मगर आप उसे कॉमिक्स खरीद कर दे नहीं पा रहे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने की अच्छी आदत लगे, तो आप सबके लिए है यूट्यूब पर मेरा नया चैनल द कॉमिक्स ट्री, जिसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे कॉमिक्सेस, नए पुराने, ओल्ड इज गोल्ड में इंद्रजाल कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स जैसे पुराने कॉमिक्स जो शायद हमारे पैदा होने से पहले भी आए थे, और इसके अलावा नई कॉमिक्स, राज कॉमिक्स वगैरह। सोचिए कितना मजा आएगा जब ऑडियो और वीडियो का सम्मिश्रण कॉमिक्स के रूप में आपके सामने होगा। कॉल आउट में नागराज के शब्दों को मेरी आवाज में सुनना कितना मजा आएगा। तो फिर इंतजार किस बात का है, आज ही सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर द कॉमिक्स ट्री को और पढ़िए गजब गजब की कॉमिक्स मेरी आवाज के डिस्क्रिप्शन के साथ। सरस्वती पूजा के ठीक बाद मौसम में एक अजीब सा परिवर्तन हो जाता है। ठंड गर्मी में बदलने लगती है, चारों ओर टेसू के फूल खिलने लगते हैं, हवा में अजीब सी सुगंध होती है और बसंती बयार तो जैसे मन को प्रसन्न कर जाती है। ऐसे में तारानाथ के घर जाकर कहानी सुनने का आनंद ही कुछ और था। बस यही सोचकर मैं और किशोरी पहुंच गए तारानाथ के घर। आज तारानाथ जरा अलग ही मूड पे थे। पाशिंग शो का डब्बा अलग रखते हुए हाथों में हुक्का लिए बैठे थे। हुक्के को गुड़गुड़ाते हुए बोले, देखो, भूत प्रेतों की जो बातें होती है उसमें जरूरी नहीं है कि इंसान ही पोजेस हो, कभी कभी कोई घर भी पोजेस्ट होता है और वहां से वो काली शक्तियां किसी इंसान को बस में करके उस पर से काम करती हैं। आज तुम लोगों को एक ऐसे ही घर की कहानी सुनाता हूं जिसे मैंने जाकर फिर ठीक किया। वैसे हमारे पूर्वज जो कुछ भी कहते थे उसमें कुछ खास कारण होते थे, मगर आज के हम इंसान ये सब मानने को तैयार कहाँ। अब देख लो, पुराने जमाने में कहा जाता था कि घर की औरतों, स्त्रियों को संध्या काल से पहले बाल कोर के बांध देना चाहिए और अंधेरा होने के बाद खुले बाल नहीं घूमना चाहिए। मगर आज की लड़कियों को इन सब बातों की कदर का ज्यादातर तो छोटे बालों में होती है। अब बाल बांधना तो जैसे उनके लिए पाप है, खुले बालों में ही घूमते रहती है और ऐसे में कई तरह के अनिष्ट उन्हें भुगतने पड़ते हैं। प्रत्यक्ष भूत प्रेत तुम पर आक्रमण न भी करे तो मुसीबतें लाकर तुम्हें सताते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि बच्चों और अविवाहित लड़कियों पर प्रेत आत्माओं का पकड़ जल्दी बनता है, जबकि विवाहित स्त्रियां तो वैसे भी सिंदूर और दूसरे आभूषणों से सुसज्जित होती है, जिनका अलग अलग महत्व है और जिनसे अलग अलग तरह से रक्षा होती है। पुरुषों को सबसे बड़ा वरदान तो उनके सिर के बाल ही है, जो छोटे होते हैं। इस वजह से आसानी से वो पोजेस नहीं हो सकते। इसीलिए तुमने देखा होगा पुराने काल में
दाह संस्कार के लिए शमशान में लड़कियां नहीं जाती थी, सिर्फ पुरुष ही जाते थे। अब आजकल की बात अलग है कि लड़कियां भी चली जाती है, मगर आजकल वैसे शमशान भी कहाँ है। पहले शहर से कई किलोमीटर दूर सुनसान इलाकों में शमशान होते थे। ऐसी जगह में लड़कियों का जाना बिल्कुल भी उचित न था। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि कुंवारी लड़की के केश काली शक्तियों को बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो उसके शरीर पर चढ़ जाती है। आज एक परिवार की कहानी जो एक नए घर में शिफ्ट हुआ मगर वो नया घर ही उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। ऐसे ही आज से कुछ साल पहले की बात है। शाम का समय था। उस दिन ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए बरामदे में खाली ही बैठा था किसी ग्राहक के इंतजार में। अचानक एक महिला और एक कॉलेज का लड़का होगा, दोनों प्रविष्ट हुए। महिला की उम्र यही कोई 57-58 साल की होगी और आते ही साथ वो मेरे पैरों को छू बैठी और बोली, बाबा बाबा मदद करिए, बड़ी मुसीबत में हूं। अब तुम लोगों को तो पता है कि मैं स्त्रियों का पैर छूना पसंद नहीं करता। स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है, उसे पैर नहीं छूना चाहिए। मैंने थोड़ा गुस्साते हुए कहा, अरे अरे क्या कर रही है आप, पैर वैर मत छूजिए, बैठिए। वो दोनों बैठ गए। उसके चेहरे पे बहुत डर के भाव थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताना शुरू किया और जो कुछ उसने बताया अगर मैं बताने जाऊं तो कुछ इस तरह होगा। उनके परिवार में 4 सदस्य थे। वो, उनके पति, उनकी बेटी जो कॉलेज में पढ़ती थी, नाम था मालती, मगर लोग उसे मिनी मिनी कहकर बुलाते थे, और उनका नाती। उनकी बड़ी बेटी और दामाद का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अब नाती की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उनके पति एक फैक्ट्री में मैनेजर थे जो रिटायरमेंट के करीब ही थे। ऐसे में उन्हें अचानक ही कंपनी की तरफ से एक नया घर दिया गया। घर अपेक्षाकृत बड़ा था, इसलिए वो थोड़ा खुश भी थे और अभी तक किराए के घर में रहते रहते परेशान हो चुके थे। अब कंपनी की तरफ से मिले घर में किराया बचेगा, ये उनके लिए सबसे खुशी की बात थी। घर भी अच्छा ही था, पॉश कॉलोनी इलाके में था, आसपास और भी अच्छे घर थे और सबसे बड़ी बात बाजार वगैरह सब कुछ पास ही था। इसलिए घर के मिलते ही वो लोग शिफ्ट हो गए। घर वैसे तो काफी अच्छा था, जैसा उन्होंने बताया कि उस घर एक बड़ा सा बरामदा था, ऊपर 2 कमरे, नीचे एक कमरा, किचन। और सबसे अलग बात थी कि उस घर में एक बेसमेंट भी था। वैसे तुम लोग जानते हो, हम भारतीय लोग घरों में बेसमेंट बहुत कम ही बनाते हैं, मगर यहाँ पर था, जिसका उपयोग वो लोग स्टोर रूम की तरह करते थे। मगर पता नहीं क्यों उस महिला ने घर में आते ही एक बात महसूस की कि स्टोर रूम में जाने पर थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर इस बात को उसने अपना भ्रम समझकर ही टाल दिया। मिनी एक बेहद खुशमिजाज लड़की थी और उसकी एक सहेली थी, रेखा। मिनी के लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि रेखा के घर के ठीक बगल में ही उनका घर हो गया था। अब रेखा के साथ वो ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकती थी, मगर इसके साथ साथ मिनी राकेश के साथ भी ज्यादा समय बिताना चाहती थी। राकेश उसके कॉलेज में ही पढ़ता था, एक तरह से उसे मिनी का क्रश भी कह सकते हैं।
वो भी मिनी को थोड़ा थोड़ा चाहता था। यहाँ ये बता दो, ये राकेश वही लड़का था जो उस महिला के साथ मुझसे मिलने आया था। घर शिफ्टिंग के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन अचानक एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उस महिला का नाती बॉबी थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का बच्चा था। उसे लेकर महिला थोड़ी परेशान भी रहती थी। सबसे ज्यादा परेशानी थी उस बेसमेंट की, क्योंकि बॉबी उस बेसमेंट में जाकर खेलने के लिए अक्सर कोशिश करता था और महिला को पता नहीं क्यों उस बेसमेंट से थोड़ा डर लगता था। इसलिए बॉबी को कड़ी हिदायत थी कि वो नीचे ना जाए। एक दिन अचानक बॉबी घर में कहीं नहीं मिल रहा था। महिला ने मिनी को कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ बॉबी की देखभाल भी करे, मगर पढ़ते पढ़ते मिनी का ध्यान ही नहीं रहा बॉबी को लेकर। बॉबी घर में कहीं भी नहीं मिल रहा था। पहले तो लगा आसपास कहीं तो नहीं चला गया, मगर जितनी उसकी उम्र थी उस हिसाब से नई कॉलोनी में कहीं आसपास जाना थोड़ा असंभव ही सा था। वो बॉबी को ढूंढ ही रहे थे कि अचानक लगा जैसे बेसमेंट में कोई बातें कर रहा है। वो तुरंत ही बेसमेंट में गए और देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बॉबी वहां एक बिल्ली के साथ खेल रहा था। बॉबी ने बताया वो उसकी नई दोस्त है जिसके साथ वो खेल रहा है। जब उससे पूछा गया कि बिल्ली कहाँ मिली तो उसने बताया कि यही बेसमेंट में थी। हालांकि घर के अंदर बेसमेंट में बिल्ली का आना कोई सामान्य बात नहीं थी, मगर घर के लोगों ने समझा बॉबी कहीं से उसे ले आया है और सबको बुद्धू बना रहा है ताकि बिल्ली को वो घर में रख सके। इसलिए अब बॉबी को उस बिल्ली को घर में रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। मगर आश्चर्यजनक बात यही थी कि बेसमेंट में बिल्ली कहां से आई। इसके बाद एक दो दिन बाद एक और बुरी घटना घट गई। बिल्ली अक्सर घर में इधर उधर घूमती रहती थी। उस दिन सवेरे महिला के पति जल्दबाजी में कार रिवर्स कर रहे थे कि अचानक बिल्ली उनकी कार के चक्के के नीचे आ गई। उसकी चीख सुनकर वो चौंक गए और कार हटाकर जब देखा, बिल्ली पूरी तरह से पिस चुकी थी। ये क्या हो गया? अचानक उस महिला के पति बोल पड़े, सुनो चंदू, इसे आसपास कहीं गाड़ दो। घर के नौकर चंदू का आदेश हुआ और इसके बाद वो ऑफिस चले गए। हालांकि चंदू बिल्ली की लाश को जमीन पर गाड़ आया, मगर घर आकर उसने महिला से कहा, मालकिन एक बात बोलूं, बिल्ली का मरना शुभ लक्षण होता है। बाद में जब बॉबी स्कूल से लौटा तो उसने बिल्ली के बारे में पूछा। महिला ने बहाना बना दिया कि बिल्ली आसपास कहीं चली गई होगी, लौट आई होगी, और इस तरह से बॉबी को बहलाकर वो दिन किसी भी तरह से निकाल दिया गया। मगर अगले दिन जो हुआ उसने उन्हें बहुत डरा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा बॉबी उसी बिल्ली के साथ खेल रहा था। महिला की चीख निकल गई। घर के सभी लोग इकट्ठा हुए। महिला ने कहा, बिल्ली फिर से कैसे? मगर महिला के पति किसी भी तरह के अंधविश्वास आदि पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि ये कोई और बिल्ली होगी जो बॉबी कहीं से पकड़ लाया है। मगर बॉबी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं और ये दूसरी बिल्ली की क्या बात है। बॉबी को ये बात नहीं बताई गई, मगर महिला के लिए बड़े ही आश्चर्य की बात थी। इधर मिनी अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के नाम से कहीं जा रही थी। अचानक एक गांव के पास बस रुकी। बस से उतरकर उसने चारों ओर देखा तो बड़ा अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव
वीराने से भरा हुआ है। वो धीरे धीरे चलकर आगे पहुंचती रही, मगर गांव के अंदर तक पहुंचने के बाद भी कोई न दिखा। मिनी आश्चर्यचकित हो गई थी, मगर तभी उसने एक बात महसूस की। उसने महसूस की जैसे कोई छुप छुप कर उसे देख रहा है। वो जैसे ही मुड़कर उस ओर देखती जहां से उसे देखे जाने का एहसास होता, उधर कोई भी ना होता। मिनी घबरा गई। वो दौड़कर गांव के अंदर चली गई और घरों के दरवाजे खटखटाने लगी ताकि कोई दरवाजा खोल दे और वो अंदर चले जाए, क्योंकि अब उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि वो जो भी है वो धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा है। मगर आश्चर्य, गांव का कोई भी दरवाजा खुलने को तैयार न था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव वीरान है। मिनी भागते भागते कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगी और तभी उसे दिखी एक कार। वो दौड़ कर गई और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। कार का दरवाजा खुल भी गया, मगर जैसे ही मिनी ने कार का दरवाजा खोला वो चीख पड़ी, आ! और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। साधारण सा सपना था। यही सोचकर मिनी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई, मगर इस घटना के 2 दिन बाद एक और भयानक सपना मिनी ने देखा। उसने देखा घर की दीवार से 2 हाथ निकल आए हैं जिसने उसके गले को पकड़ लिया है। वो उन हाथों से अपना गर्दन छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही है, मगर वो उनसे छूट नहीं पा रही थी। अचानक उसके गले से चीख निकल गई। चीख सुनकर उसके मम्मी पापा कमरे में आ गए और सपने में इस तरह से चीखने के लेकर उस पर हंसने लगे। अगली सुबह मिनी जब उठी तो वो आश्चर्यचकित हो गई। उसके गले पर अजीब सा दाग था, जैसे उसका गला दबाया गया हो। वो ये बात अपने माता पिता से शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने रेखा से बात की और रेखा ने जो कुछ उसे बताया उसे सुनकर उसे भी आश्चर्य लगा। रेखा ने उसे बताया कि जिस घर में वो लोग रहते हैं, पता नहीं उस घर के बारे में कॉलोनी में बहुत सी बातें फैली हुई हैं और कई लोगों ने उस घर की दीवारों से हाथ निकलने की बात कही है। उसने मिनी को कहा कि अगर इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो रेखा की दादी से जाकर मिला जा सकता है, मगर मिनी ने इस बात पर अब खास तवज्जो नहीं दी। रेखा मिनी को अक्सर कॉलेज साथ ले जाने के लिए आती थी। उस दिन दोनों कॉलेज के लिए जरूर निकले, मगर वो कॉलेज नहीं गए। राकेश पहले से उनका इंतजार कर रहा था थिएटर में। उन्होंने पिक्चर देखने का प्लान बनाया था। वैसे भी इस उम्र में कॉलेज बंक मारकर पिक्चर देखने का मजा ही कुछ और होता है। वो तीनों पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर बहुत ही मजेदार थी। तीनों पिक्चर बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक मिनी ने देखा हॉल में वो अकेली है। सब जा चुके हैं, पिक्चर भी खत्म हो गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? पिक्चर तो अभी चल रही थी। तभी एक बार फिर से मिनी को महसूस हुआ जैसे कोई है जो उसे बाकी सीटों के पीछे से छुप छुप कर देख रहा है। वो उसके पास आना चाहता है। कोई अदृश्य शक्ति है जो बार बार उसके पास आने का प्रयास कर रही है। अचानक मिनी घबरा कर उठ खड़ी हुई। तभी कानों में राकेश की आवाज पड़ी, अरे मिनी, क्या हुआ? मिनी ने देखा वो इस वक्त हॉल में ही है, सब है। तो फिर क्या एक बार फिर से सपना देख रही थी। हॉल से लौटते हुए राकेश ने मिनी को बताया कि
अगले दिन उसका बर्थडे है। वो चाहता है पूरा दिन मिनी के साथ पिकनिक मनाते हुए स्पेंड करे। मिनी बेहद खुश हो गई। उसने रेखा को भी साथ चलने के लिए कहा, मगर रेखा ने सिरे से इनकार कर दिया। उसने कहा वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। राकेश मिनी को घर ड्रॉप करते हुए चला गया और अचानक ही मिनी के पापा की नजर इस बात पर पड़ गई। उन्होंने मिनी को बुलाकर पूछा तो मिनी ने बता दिया कि राकेश उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है। मिनी के पिता एक ओपन माइंडेड इंसान थे। उन्होंने इस बात को साधारणता लिया, मगर ये कहा कि मिनी अपनी माँ से कुछ ना कहे। मिनी ने अगले दिन के पिकनिक के बारे में अपने पिता को बता दिया। पिता से सहज ही जाने की परमिशन मिल गई। मिनी को इस बात की आशा न थी। वो बेहद खुश हुई। अगले दिन जैसे मस्ती भरा था। राकेश और मिनी बाइक से शहर के बाहर घूमने निकल गए। वो बहुत दूर तक घूमते रहे, ढाबे पर खाना खाया। दिन बड़ा ही अच्छा बीत रहा था। अब वक्त था घर लौटने का, मगर घर लौटते लौटते प्रॉब्लम हो गई। आश्चर्यजनक रूप से राकेश की बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई, जबकि उसने बाइक की टंकी फुल करा कर रखी थी। मगर अब किया क्या जा सकता था। शहर से काफी दूर उन्हें रुकना पड़ा। तभी राकेश ने एक बाइक वाले की मदद ली और पेट्रोल पंप की ओर जाने लगा। उसने मिनी से कहा कि वो बाइक के पास ही रुके, वो जल्दी ही जाकर पेट्रोल लेकर आ जाएगा। मिनी बाइक के पास ही आराम से बैठी रही, मगर जब राकेश पेट्रोल लेकर लौटा तो उसने मिनी को बाइक के पास नहीं पाया। वो आश्चर्यचकित हो गया। वो मिनी को इधर उधर ढूंढने लगा। मिनी मिनी कहां चली गई? अरे यार ये लड़की भी। मिनी। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी, जैसे जैसे कोई औरत कूट कूट कर रो रही है। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ चला। पास ही के घने पेड़ों के बीच से वो आवाज आ रही थी। राकेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने देखा पेड़ों के उस पार एक छोटा तालाब सा है और उस तालाब के किनारे मिनी बैठी हुई है। वो चौंक पड़ा। मिनी अपने पैरों के बीच सर छुपाए हुए सुबुक रही थी। अरे इसे क्या हो गया? डर गई क्या? कहते हुए राकेश उसके पास जाकर बैठा। मिनी मिनी। मगर अगले पल जब मिनी ने अपना चेहरा उठाया, उसे देखकर राकेश जैसे कांप सा उठा। मिनी की आंखें सामान्य आंखें नहीं थी। उनमें एक अजीब सा वहशीपन, एक अजीब सा भयानकपन था और एक अजीब हंसी के साथ मिनी उसकी ओर देख रही थी। मिनी क्या हुआ? अब क्या हुआ राकेश? अगले ही पल मिनी ऐसे सामान्य हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहां कब आई? तुम मुझे यहां लाकर बैठा ले हो। मिनी अजीब सा गुस्सा दिखाने लगी। चलो अभी घर चलो। कहते हुए मिनी बाइक के पास आ गई। पूरे रास्ते मिनी ने राकेश से बात नहीं की। घर के पास पहुंचकर भी राकेश ने जब उसे गुड बाय कहा तो बिना जवाब दिए ही घर के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही नौकर चंदू ने पूछा, अरे मिनी बेबी आप आ गई? मगर उससे भी बात किए बिना मिनी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में मिनी के माता पिता बाहर से लौटे और मिनी के आ जाने की बात सुनकर उसकी माँ ऊपर उसके कमरे में गई। मिनी। मगर मिनी ने सोने का बहाना किया और चुपचाप लेटी रही। मिनी की माँ अपने कमरे में चली गई।
मगर उस दिन के बाद से मिनी का व्यवहार बहुत बदल गया था। वो अचानक अचानक जैसे किसी धुन में खो जाती थी। इसके कुछ दिन बाद ही मिनी की एक सहेली की सगाई का फंक्शन उसके घर पर था। रेखा और मिनी दोनों ही उसमें जाने वाले थे, भी नाचने गाने में व्यस्त थे। तभी अचानक रेखा ने देखा कि मिनी पूरी पार्टी में कहीं नहीं है। वो चौंक पड़ी। वो मिनी को ढूंढते ढूंढते इधर उधर जा रही थी कि अचानक उसे लगा मिनी उस घर की छत में है। वो चौंक पड़ी। सीढ़ियों से चढ़कर जब वो छत पर गई तो मिनी छत के एक कोने में खड़ी थी। उसने पूछा, मिनी यहां क्या कर रही है? अचानक ही मिनी ने भयानक नजरों से रेखा की तरफ देखा। रेखा उसे देखकर समझ गई, मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही मिनी ने उसका सर पकड़ लिया। मिनी मिनी क्या कर रही है? और उसका सर मरोड़ दिया। जब शादी में मर्डर की बात चली तो चारों ओर हंगामा मच गया। इंस्पेक्टर इस बात की तफ्तीश करने आए और उन्होंने रेखा की लाश देखी तो उनका जैसे सर घूम गया। उसकी गर्दन को रबड़ की गुड़िया की तरह पीछे की तरफ मरोड़ दिया गया था। चूंकि उस वक्त छत पर मिनी और रेखा ही थे, इसलिए इस बात की सिर्फ और सिर्फ एक ही गवाह थी, मिनी, कि आखिर रेखा का मर्डर किसने किया। इंस्पेक्टर मिनी से मिलने आए। देखिए मिस मिनी, आप उस रात क्या हुआ था बता देंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे शक है ये मर्डर आपने किया है। क्या बात करें इंस्पेक्टर, मेरी बेटी मर्डर क्यों करेगी, वो भी अपनी सहेली का? मिनी के पिता बोल पड़े। देखिए सर, कानून जो कहेगा मुझे वही करना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर अचानक मिनी गुस्सा हो गई और बोल पड़ी, उसने मुझे क्यों मारा? इसलिए। और वहां से चली गई। मिनी के पिता ने कहा, देखिए सर, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं खुद उसे थाने ले आऊंगा। आप थाने लाए या ना लाए, मैं इस बात की तफ्तीश करके रहूंगा कि आखिर यह मर्डर किसने किया है। कह के इंस्पेक्टर वहां से चले गए। मगर अगले दिन जो खबर न्यूज़पेपर पे छपी उसे पढ़कर मिनी के पिता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। उनके घर से जाते हुए अचानक ही एक ट्रक से इंस्पेक्टर का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। मिनी के माता पिता एक पार्टी में गए हुए थे। चंदू भी उस दिन एक दिन के लिए गांव गया हुआ था। मिनी और बॉबी घर में अकेले रहने वाले थे। मिनी को खास हिदायत दी गई थी कि बॉबी का वो ख्याल रखे। बॉबी मिनी के कमरे में ही खेलता रहा और मिनी पढ़ाई करती रही। अचानक बॉबी ने मिनी से कहा, मिनी आंटी, भूख लगी है, बिस्किट खा लूं नीचे से? मिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक बार फिर से पूछा, मिनी आंटी, भूख लगी है, खा लूं? मगर मिनी ने इस बार भी जब कोई जवाब नहीं दिया तो बॉबी खुद ही नीचे चला गया। रसोई से बिस्किट निकाल ली। कुछ देर बाद जब मिनी के माता पिता लौटे तो उन्होंने पाया कि बॉबी घर में कहीं नहीं है। मिनी से पूछने पर उसने बताया, हाँ वो तो यहीं खेल रहा था, कहाँ गया? एक बार फिर से बॉबी की तलाश होने लगी और तभी बेसमेंट वाले कमरे से बॉबी के रोने की आवाज आई। जब दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाजा जाम था, आश्चर्यजनक रूप से। मिनी के पिता ने थोड़ी मेहनत से दरवाजा खोला और जब बॉबी से पूछा गया तो उसने कुछ भी बताने में असमर्थता जताई।
बस इतना कहा कि जब वो किचन से बिस्किट लेकर निकल रहा था तो उस कमरे से एक आंटी उसे बुला रही थी, और जैसे ही वो आंटी की तरफ गया दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। इसे बच्चे की कोरी कहानी समझकर उन लोगों ने टाल दिया, और अब की बार मिनी के पिता बेहद गुस्सा हो गए थे। जिस तरह से केयरलेसनेस मिनी दिखा रही थी और बार बार यही कह रही थी कि वो कब नीचे गया, कब कमरे में फंस गया, उसे पता ही नहीं चला, इस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा जब उसकी जिम्मेदारी वो मिनी पर छोड़कर गए थे तो मिनी ने क्यों उसका ध्यान नहीं रखा। आज अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो। इस बात को लेकर मिनी के पिता ने उसे बहुत बुरी तरह से डांट पिलाई, यहां तक कि मिनी के आंखों में आंसू आ गए। उस रात सब घर में सो रहे थे। मिनी के पिता उठकर पानी पीने के लिए फ्रिज तक गए। तभी उन्होंने महसूस किया जैसे मिनी अपने कमरे में रो रही है। एक पल को उनके दिल को बुरा भी लगा कि बेचारी लड़की को उन्होंने इतनी बुरी तरह से डांट दिया। वो मिनी के कमरे की तरफ गए। कमरे का दरवाजा खोलकर जब उन्होंने अंदर देखा तो वो चौंक पड़े। मिनी गहरी नींद में सो रही थी, मगर अभी तो किसी के रोने की आवाज उन्होंने सुनी थी। वो कमरा बंद करके एक बार फिर से फ्रिज के पास पहुंचे ही थे कि अचानक वो चौंक पड़े। उन्होंने देखा फ्रिज के पास मिनी खड़ी हुई और अचानक ही मिनी ने पास ही पड़ा एक फ्लावर पॉट उठाकर उनके सिर पर दे मारा। और इसके साथ ही मिनी बेहोश होकर वहां गिर गई। अगले दिन मिनी के पिता ने यह सब सुनकर बहुत चिंतित हो गई। हालांकि मिनी के पिता ने मिनी की तबीयत खराब समझकर उसे शहर के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर आर्यन को दिखाया। कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद डॉक्टर आर्यन ने इसे कॉलेज लाइफ में होने वाली एक सामान्य परेशानी बताया, जिसमें बच्चियों को ड्यूअल पर्सनालिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, सारे टेस्ट हो गए हैं। मैं बहुत जल्द इनके रिपोर्ट्स लेकर आपके घर आता हूं। मगर इस बीच चंदू ने मिनी की मां से कहा कि वो रेखा की दादी से जाकर मिले, क्योंकि उनके पास कुछ है जो उन्हें जानना चाहिए। मिनी की मां रेखा की दादी के पास पहुंच गए। रेखा की दादी पहले तो बेहद दुखी हुई रेखा की मौत पर, मगर फिर उसने कहा, मुझे पहले से शक था। मैंने रेखा से कहा था मिनी से मिले जुले कम। उस घर में कुछ है। तुम लोगों को वो घर जल्दी खाली कर देना चाहिए। मगर क्या है, क्या हुआ था? कुछ सालों पहले उस घर में एक आदमी औरत रहने को आए थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, मगर साथ पति पत्नी की तरह रहते थे। ऐसे रिश्तों का जो अंजाम होता है, वो आदमी दूसरी औरत के साथ जाना चाहता था, इसलिए उसने उस औरत से पीछा छुड़ाना चाहा, मगर वो औरत उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक वो औरत गायब हो गई। पुलिस ने भी बहुत तफ्तीश की, मगर पता न चल पाया वो कहाँ गई। और आश्चर्यजनक रूप से वो आदमी भी इसके कुछ महीनों बाद उस घर से गायब हो गया। लोग कहते हैं उस घर की दीवारों से हाथ निकलते हैं। उन्हीं हाथों ने उस आदमी को अपने अंदर ले लिया। तुम लोग भी इस घर से जल्दी चले जाओ। और रेखा की दादी ने उसे मेरा पता दिया। इनसे जाकर मिलो, यही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मिनी की मां मुझसे मिलना तो चाहती थी, मगर उन्हें पता था कि मिनी के पिता इन सब में उनकी कुछ भी मदद नहीं करेंगे। मिनी कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी। इस बात से परेशान होकर एक दिन राकेश उनसे मिलने उनके घर आया, जहां उसने कुछ शाम हुई उस अजीब घटना के बारे में भी
उल्लेख किया। मिनी की माँ राकेश को लेकर मुझसे मिलने आ गई। पूरी कहानी सुनकर मुझे उस परिवार पर बहुत दया आई। मैंने तुरंत ही उनके घर चलने का निश्चय किया। तुम लोगों को तो पता ही है, मधुर सुंदरी देवी ने मुझे वरदान स्वरूप ऐसी घटनाओं के बारे में पूर्वाभास का वरदान दिया था। हम लोग जैसे ही मिनी के घर पहुंचे, घर को देखते ही मुझे एक आश्चर्यजनक आभास हुआ। घर की एक खास खिड़की पर मेरी नजर रुक गई। मुझे ऐसा लगा उस खिड़की से कोई हम पर नजर रखे हुए है। मैंने पहले धीरे धीरे पूरे घर का चक्कर लगाया, मगर आश्चर्यजनक रूप से उस दिन एक और घटना घटी। डॉक्टर आर्यन मिनी की रिपोर्ट्स लेकर उसी समय मिनी के घर पहुंचे। मुझे घर में घूमते फिरते देखकर मिनी के पिता ने मिनी की मां से मेरे आने पर विरोध जताया, मगर डॉक्टर आर्यन ने कहा, देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इन्हें रोकना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है हम सही राह पे हैं, उन्हें अपनी सेटिस्फेक्शन कर लेने दीजिए। इसी बहाने मैं भी देख लूंगा आखिर ये तांत्रिक ज्योतिषी क्या कर सकते हैं। मैं मन ही मन मुस्कुराया। आज विज्ञान के सामने मुझे अपनी शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला था। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से मौसम परिवर्तन हो गया और बाहर तेज बारिश होने लगी। अचानक ही मिनी के पिता को कंपनी से फोन आया कि फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हो गया है, उनका जाना जरूरी था। वो जाने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी बिगड़ गई। डॉक्टर आर्यन ने उन्हें अपनी गाड़ी देते हुए कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं मिनी के पास ही हूं। वैसे भी मौसम ऐसा है, अभी तो मैं घर जा नहीं सकता। बाहर तेज बारिश और बिजलियों की गड़गड़ाहट थी। मिनी की मां मुझे मिनी के पास ले जाने लगी, मगर सीढ़ियों से चढ़ते हुए अचानक ही मेरे कदम रुक गए। मैंने महसूस किया कि जो कुछ भी है वो ऊपर नहीं है, बल्कि उस बेसमेंट वाले कमरे में है। मैं उनके साथ उस कमरे में चला गया और कमरे में पहुंचते ही मुझे बहुत ही अजीबोगरीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कमरे के एक खास जगह पर एक और दरवाजा है। मैंने राकेश और चंदू से उस जगह को खोदने के लिए कहा और आश्चर्यजनक रूप से कुदाल की 2-3 वार पड़ते ही वो जगह भरभरा कर नीचे गिर गई और उभर आई एक सुरंग। मैं उस सुरंग में उतरा तो मेरे साथ साथ राकेश भी उतर गया और नीचे उतरकर हमने जो दृश्य देखा उसे देखकर राकेश की तो शायद हालत खराब हो गई होगी। कमरे के नीचे बना हुआ था एक सुरंग, जिसमें एक और पड़ी हुई थी किसी महिला की कंकाल। महिला इसलिए कह रहा हूं कि उसके आसपास पुरानी साड़ी और चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे और ठीक उसके बगल में बैठी हुई थी एक औरत। इस बंसी सुरंग में वो कैसे बैठी थी और कैसे जिंदा थी, इस बात का व्याख्या करना भी असंभव है, मगर मुझे देखते ही जैसे वो हंस पड़ी। मोटे यहाँ से नहीं निकाल पाएगा।
बिना कुछ कहे काल भैरव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अगले ही पल जैसे कमरे में तेज आंधियां चलने लगी। वो हर तरह से मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। तेज आंधी और धूल में हम दोनों लड़खड़ा रहे थे, मगर मैंने काल भैरव मंत्र का जाप जारी रखा। तभी अचानक राकेश को महसूस हुआ जैसे उस औरत की जगह मिनी खड़ी है और वो उससे कह रही है, राकेश मुझे बचा लो, राकेश मुझे बचा लो। भावनाओं में बहकर राकेश उसकी ओर बढ़ा चला गया। मैं उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि मैं काल भैरव मंत्र के जाप में लगा हुआ था। मैंने हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो अजीब तरह से खिंचा चला गया और अभी उस मिनी के पास पहुंचा ही था कि अचानक ही मिनी की जगह उस औरत का प्रतिरूप दिखने लगा और दीवार से निकल आए दो बड़े बड़े हाथ, जिन्होंने राकेश की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। बाबा मदद कीजिए। मगर मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता था। मुझे पूर्ण करना था काल भैरव मंत्र का जाप, और जैसे ही जाप पूर्ण हुआ मैंने अपनी झोली से बभूति निकालकर उस औरत के सर पर मल दिया। भयानक चीख के साथ आश्चर्यजनक रूप से वो छटपटाने लगी और तभी एक भयानक विस्फोट हुआ उस कंकाल में, और इसके बाद कमरे में घनघोर अंधेरा छा गया। राकेश भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। दूसरी ओर एक और आश्चर्यजनक घटना घट चुकी थी। मिनी के पिता जब फैक्ट्री से लौटे तब तक हम नीचे सुरंग में थे। वो ऊपर मिनी के कमरे में पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा डॉक्टर कमरे में बेहोश पड़े हैं और उनके सर पर गहरे चोट के निशान हैं। मिनी अपने बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी, मगर अगले ही पल वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी और अचानक ही एक तेज रोशनी की किरण निकलकर कमरे से बाहर चली गई। बाद में जब डॉक्टर से मिनी के पिता ने पूछा तो उन्होंने कहा मिनी असामान्य रूप से छटपटा रही थी और कमरे से भाग जाना चाहती थी। उसे रोकने के प्रयास में उसने डॉक्टर के सिर पर एक गहरा वार किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। इसके बाद जैसे होता है, डॉक्टर ने आगे भी परीक्षण चालू रखा, मगर मिनी अब पूरी तरह से सामान्य थी। मिनी की मां ने मुझसे पूछा था ये सब क्या है। तो मैंने उसे एक ही जवाब दिया था, जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, मगर उस दिए की रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ है। आशा करते हैं कि इंसान का तथाकथित विज्ञान उस अंधेरे में छुपे हुए उन राजों को भी जान लेगा।